हाय फ्रेंड्स, इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको मैक्सिमम जो क्वेश्चन मिलेंगे वो फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी और डीपीएसपी से मिलेंगे। और यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो सीएपीएफ और सीडीएस के पूछे हुए हैं अराउंड 2023 और 2022 और 2021 के। तो इसके अराउंड के आपको क्वेश्चन यहाँ पे मिलेंगे। चलिए देखते हैं। सीएपीएफ के क्वेश्चन आपको ऑलरेडी इससे प्रीवियस वीडियो मैंने करा चुका हूँ, 1 घंटे की वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं। काफ़ी उसमें डिटेल इन्फॉर्मेशन दी है रिगार्डिंग द फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी या ड्यूटीज, जो भी उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। अब यहाँ पे भी देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्या रिपीटेशन है। आपको ये तो जरूर मिलेगा रिपीटेशन है, बिकॉज इससे पहले काफ़ी मैं क्वेश्चंस करा चुका हूँ, वेदर वो यूपी पीसीएस के हो, ये बिहार पीसीएस के हो या फिर अदर स्टेट पीसीएस के हो, यहाँ तक यूपीएससी के भी। तो फंडामेंटल राइट से बहुत रिपीटेशन है, आपको पता ही है, कितना ही पूछेंगे उससे। स्कोप बहुत छोटा है ना, कितना पूछेंगे उससे। चलिए, वो अमंग द फॉलोइंग आर एंटाइटल्ड टू गेट द बेनिफिट ऑफ द इक्वालिटी बिफोर लॉ। पहली बात आपको पता होना चाहिए इक्वालिटी बिफोर लॉ कौन से आर्टिकल में है। आर्टिकल नंबर 14 में है। एन इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ as enshrined under Article 14 of the Constitution of India। किसके लिए आर्टिकल 14 है आपको बता दो। आर्टिकल 14 इंडियंस के लिए भी है एंड फॉरेनर्स के लिए भी है, तो दोनों के लिए है। तो ये देखिए, ऑल सिटीजन लिविंग इन इंडिया, हाँ भाई, जो सिटीजन इंडिया में रह रहे हैं, लिविंग इन इंडिया, तो सबके लिए रहेगा ही रहेगा, कोई डाउट नहीं है। ऑल सिटीजन लिविंग अब्रॉड, पहली बात है वो जो अब्रॉड में रह रहे हैं, अगर वो इंडिया में आ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंडिया में आके रहें, इंडिया में अगर घुसते भी हैं तो उनके लिए आर्टिकल 14 मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बाहर अगर रह रहे हैं तो उन्हें क्यों मिलेगा भाई? क्योंकि आर्टिकल 14 जब तुम इंडिया में रहोगे सबके लिए, इंडिया के जो लोग हैं सबके लिए, लेकिन जब इंडिया में रहेंगे तब मिलेगा ना। इंडिया के बाहर रहेंगे, अमेरिका में रहेंगे, तो कैसे इंडिया के लिए बोल सकते हैं भाई हमको आर्टिकल 14 चाहिए? तुम बाहर रह रहे हो यार, ठीक है। फॉरेनर्स लिविंग विद इन द टेरिटरी ऑफ द इंडिया, ऑफकोर्स जो टेरिटरी ऑफ द इंडिया के अंदर रहेगा उसको तो मिलेगा ही मिलेगा। ऑल सिटीजन बॉर्न इन इंडिया, देखिए काफी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, आपको बता दूं मैं। 1 और 3 तो पूरी तरह 100% श्योर है कि है, क्योंकि देखिए इंडियन एंड फॉरेनर दोनों के लिए। अब देखिए 1 और 3 कहां पे है, पहला हटा दीजिए, ये हटा दीजिए। 1 और 3 यहां पे भी, 1 और 3 यहां पे भी है। अब यहां पे 2 को देखना है। अच्छा, 2 तो मैंने वैसे ही बोल दिया गलत है। 4 को आपने सोचा नहीं, 4 क्यों नहीं गलत है? ऑल सिटीजन बॉर्न इन इंडिया, देखिए बॉर्न इन इंडिया का कोई कंसेप्ट नहीं है। अगर बॉर्न हो गए, कनाडा शिफ्ट हो गए, तो आप क्या मतलब इसका? क्योंकि अब कैनेडियन सिटीजनशिप अगर आपने जाके ले ली तो यहां पे 4th वाला तो वैसे भी गलत है। तो लोगों को लगेगा ऑल सिटीजन बॉर्न इन इंडिया मतलब इंडिया में रहने वाला होगा। नहीं भाई, बहुत सारे लोग हैं, आपके रिश्तेदार बहुत सारे मिल जाएंगे, बहुत सारे नोन मिल जाएंगे, आपको फ्रेंड्स मिल जाएंगे जो इंडिया में पैदा हुए लेकिन नहीं रहते इंडिया में अभी। तो यहाँ पे 4th इज रॉन्ग हियर, 4th रॉन्ग है, 2nd रॉन्ग है। यहाँ पे 2nd वाले में भी लोगों को डाउट आएगा कि इंडियन सिटीजन है, भले कहीं भी रहे। अरे नहीं, जब इंडिया में रहोगे तभी मिलेगा, ये बात सोच के रखिए। तो यहाँ पे 2 कंसेप्ट है, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, वो भी बताऊंगा आगे, बट यहाँ पे आंसर है 1 और 3 सी। अब देखते हैं 2 कंसेप्ट है यहाँ पे, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। देखिए, इक्वालिटी बिफोर लॉ इज अ ब्रिटेन कंसेप्ट एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ इज अ कंसेप्ट ऑफ द अमेरिका। एंड वेयर एज इक्वालिटी बिफोर लॉ इज अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत बार बता चुका हूं मैं, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा हुआ है 2017 के सीडीएस में पूछा हुआ है, ओके। चलिए, इसमें ज्यादा कुछ समझाने के लिए नहीं है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रोवाइडेड इन इंडिया बाय द राइट टू एजुकेशन एक्ट। राइट टू एजुकेशन एक्ट जो 2009 में आया था ना, राइट टू एजुकेशन, आरटीई। अब आरटीई सबको पता है भाई, बच्चों को मारना पीटना नहीं है। मतलब जो टीचर्स हैं उनको तो रटा हुआ होगा कि आरटीई है क्या। सबसे ज्यादा जरूरत पड़ा उन्हें नहीं, मतलब इस एक्ट को उन्होंने ही पढ़ा है, या स्कूल वालों को पता होगा। चलिए, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टिल कंप्लीशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन इन नेबरहुड स्कूल। देखिए, नेबरहुड स्कूल हो या आसपास का स्कूल हो, कोई मतलब नहीं है, लेकिन हाँ नियर बाय स्कूल, उस सिटी का स्कूल चलेगा। ऑफकोर्स वहीं पे पढ़ाओगे ना बच्चों को, ओके। तो कहने का मतलब स्कूल है यहाँ पे, वो नेबरहुड डाल दो या फिर स्टेट का स्कूल डाल दो या फिर कंट्री का स्कूल डाल दो, उससे मतलब नहीं है। गवर्नमेंट स्कूल डाल दो, कोई मतलब नहीं है, स्कूल चाहिए वहां पे, ओके। तो यहाँ पे पहला वाला तो सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, ओके। अच्छा, ऑप्शन है कि हाँ, ऑप्शन वाला है ना, नहीं है, चलिए देखते हैं ऑप्शन है कि नहीं है। प्रोविजन ऑफ डिप्लॉयमेंट ऑफ टीचर फॉर नॉन एजुकेशनल वर्क अदर देन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डेसिनल सेंसस, इलेक्शन टू लोकल अथॉरिटी लाइक स्टेट लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट एंड डिजास्टर रिलीफ। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स या प्राइवेट स्कूल के टीचर्स को ये सारी की सारी ड्यूटीज दी जाती है। आपके आसपास के भी या फिर आपके भाई बहन या आपके रिलेटिव कोई टीचर होंगे, तो जब आपके एरिया में इलेक्शन होगा, इवन लोकल बॉडीज का जब इलेक्शन होता है, तो ड्यूटीज दी जाती हैं। कुछ लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है, टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाती है, क्योंकि स्कूल्स में कराए जाते हैं ना सारी चीज़ें। या फिर डिजास्टर रिलीफ के टाइम पे बुलाया जाता है, साथ ही साथ
जब सेंसस कराए जाते हैं तो इनको यूज किया जाता है, इनको भेजा जाता है घरों में, ये जाके मतलब डेटा कलेक्ट करके लाते हैं, ये सारा काम कराया जाता है। तो बोला है कि बाकी चीजों के लिए, नॉन एजुकेशनल पर्पस के लिए यूज नहीं किया जाएगा, लेकिन ये सब चीजों के लिए यूज किया जा सकता है, ये गवर्नमेंट के टास्क होते हैं। तो डेफिनेटली ये स्टेटमेंट सही है। राइट ऑफ माइनॉरिटी टू स्टैब्लिश एंड एडमिनिस्ट्रेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, देखिए आर्टिकल 29 क्लॉज 2 में दे रखा है, इसका यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, ये राइट टू एजुकेशन का पार्ट नहीं है। दिस इज द पार्ट ऑफ द डायरेक्टली फ्रॉम द फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 29 क्लॉज 2, तो इसको हटाइए। नो सिटीजन shall be denied admission into any educational institution maintained by the state or receiving aid out of the state fund on the ground only on the religion, race, caste, language or any of them। देखिए ये भी हमारा फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट का डायरेक्टली उठा के इन्होंने दिया है, तो आरटी एक्ट के अंदर मेंशन नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये, इट इज गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बट नॉट डायरेक्टली गिवन इन द आरटीई। तो 1 and 2 इज द राइट आंसर हियर, नॉट 3 and 4। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं ऑप्शन। यहाँ पे क्या देखिए, ऑप्शन आई थिंक मिसिंग हो गए वैसे, तो यहाँ पे डी दैट इज जो भी ऑप्शन रहा होगा, तो 1 and 2 इज द राइट आंसर। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे 6 to 14 ईयर इन द नेबरहुड स्कूल, 6 से 14 साल आप याद रखेंगे क्योंकि बार बार रिपीट होता है, कितने साल से कितने साल पूछा जाता है। ओके, और यहाँ पे दो पर्टिकुलर एक्ट, दो आरटीई एक्ट है विच प्रोहिबिट द डिप्लॉयमेंट ऑफ टीचर्स फॉर द नॉन एजुकेशनल पर्पसेस। ठीक है, बाकी जो ड्यूटीज हो तो दी है यहाँ पे। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए आर्टिकल 29(2) में दे रखा है, और सॉरी ये आर्टिकल 30 में दे रखा है, माई मिस्टेक, मैं कंफ्यूज हो गया था यहाँ पे। राइट ऑफ माइनॉरिटीज यहाँ पे आर्टिकल 30 में है, एंड आर्टिकल 29 जो है वो सबके लिए है, सॉरी वो सबके लिए है। ठीक है, Which of the following does not relate to the fundamental right as enshrined in the Constitution of India? कौन सा यहाँ पे नहीं है? देखिए वापस सेम टाइप का क्वेश्चन, CAPF 2014 में। फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन ऑफ द एज 6 to 14, ऑफ कोर्स 21A में दे रखा है, ये तो है। प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर, ये हमारा आर्टिकल 23 में दे रखा है। इंप्रूवमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड प्रोहिबिशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक, देखिए ये नहीं है, ये वैसे गार्डियन प्रिंसिपल है, या अगर मेरे साथ बने हुए तो आपको याद हो जाएगा, ये गार्डियन प्रिंसिपल का पार्ट है ऑफ द DPSP, ये DPSP है। ठीक है, तो थर्ड वाला यहाँ पे सही है एज पर द गिवन ऑप्शन, बिकॉज इट इज अ DPSP, इट इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। और ये है आर्टिकल नंबर 47 जो प्रोहिबिशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स और कंजम्पशन ऑफ द हार्मफुल ड्रग्स, ये जो आता है DPSP का पार्ट है, दैट इज ऑफ आर्टिकल नंबर 47। ये देखिए, प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द वीकर सेक्शन ऑफ द पीपल स्पेशली इन द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। देखिए यहाँ पे अगेन इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द वीकर सेक्शन ऑफ द पीपल, और यहाँ पे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड बैकवर्ड क्लास जो है, ये भी आर्टिकल 46 का पार्ट है, और इट इज अगेन अ DPSP। अगर बोलूँ तो एक गार्डियन प्रिंसिपल है। तो थर्ड एंड फोर्थ इज रिलेटेड टू DPSP, वेयर इज फर्स्ट एंड सेकंड इज रिलेटेड टू द फंडामेंटल राइट। यहाँ पे पूछा था नॉट रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट, सो विल गो विद 3 and 4। थर्ड एंड फोर्थ इज अ राइट आंसर हियर। ओके, देखिए आर्टिकल 21 है, ये आपको थोड़ा लिखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। और DPSP याद करने का सिंपल तरीका है कि जितने ज्यादा आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे और उसके बाद उसके आर्टिकल देखेंगे, आपको याद होता रहेगा। देखिए, इंप्रूवमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड द प्रोहिबिशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स in DPSP is a DPSP under article number 47, whereas second also promotion of the educational and economic interest of the weaker section especially SC ST and other backward class, that is article 46। ये दोनों के दोनों गार्डियन प्रिंसिपल एग्जाम में बहुत बार पूछा है। गार्डियन प्रिंसिपल कौन सा है, सोशल लिबरल प्रिंसिपल कौन से हैं, पूछे जाते हैं। तो गार्डियन प्रिंसिपल भी अगर आपको एक पता है ना, बाकी भले आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है आपका, लेकिन गार्डियन प्रिंसिपल भी पता है तो आप वहां से एलिमिनेट कर लेंगे। इसलिए मैं काफी बार गार्डियन प्रिंसिपल बताता रहता हूं। बहुत बार डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है गार्डियन प्रिंसिपल कौन सा है, भले आपको सारे DPSP नहीं याद हो रहे, लेकिन कुछ तो याद रखिए। ठीक है, आर्टिकल नंबर 40 याद रखिए। जैसे अब गार्डियन प्रिंसिपल जो थोड़ा आपको लिखवा देता हूं यहाँ पे, एक आर्टिकल नंबर 40 याद रखिए जो कि विलेज पंचायत से रिलेटेड है। आर्टिकल नंबर 43 भी याद रखिए जो कि आफ्टर 97 अमेंडमेंट के बाद ऐड किया गया था, कोऑपरेटिव सोसाइटी को ऐड किया यहाँ पे इन्होंने। उसके बाद बाकी 47 और 46 हो ही है यहाँ पे। उसके बाद चलिए अभी इतना याद कर लीजिए, और याद आता तो बताता हूँ आपको मैं। ठीक है, ये 5 भी याद है तो काफी है आपके लिए, मतलब गार्डियन प्रिंसिपल के अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स रिलेटेड टू द राइट टू इक्वालिटी अंडर द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 14 to 18। देखिए आपको पता है फंडामेंटल राइट्स को हमने बांट रखा, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, फिर कल्चरल एंड रिलीजियस राइट्स है, फिर राइट ऑफ माइनॉरिटीज है, और फिर आखिरी है राइट टू रेमेडीज से रिलेटेड है, आर्टिकल नंबर 32। फिर सर्टेन जो राइट्स हैं वो यहाँ पे कौन से राइट्स एब्रोगेट किए जा सकते हैं फॉर द डिफेंस फोर्सेस एंड द पैरामिलिट्री फोर्सेस, उनके लिए कुछ है। चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं कि कौन से यहाँ पे आर्टिकल 14 से 18 के बीच में आते हैं, वही पूछा है। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट,
सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ, ये आर्टिकल नंबर 15 में दिया है। और आपको ये भी पूछा जाता है कि ग्राउंड कौन से हैं, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, 5 ग्राउंड है आर्टिकल नंबर 15 में दे रखे हैं। और ऐसे 7 ग्राउंड दे रखे हैं आर्टिकल नंबर 16 में, वो भी पूछे जाते हैं कि दोनों में कितनी सिमिलरिटी। देखिए ये पांचों के पांचों ग्राउंड आपको मिलेगा आर्टिकल नंबर 16 में भी, लेकिन आर्टिकल नंबर 16 में 2 एक्स्ट्रा ग्राउंड मिलेंगे आपको, वो मिलेगा आपको रेसिडेंस और डिसेंट। डिसेंट मतलब आपके पूर्वज कहां से थे, क्या था, वो सब भी मिलेगा उसके अंदर। सो 2 एक्स्ट्रा ग्राउंड है वहां पे, प्लेस ऑफ रेसिडेंस एंड डिसेंट। चलिए, तो यही तो है वैसे, आर्टिकल 15 तो है इसका पार्ट। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ये आर्टिकल नंबर 16 है, ठीक है। एजुकेशन एंड कल्चरल राइट टू माइनॉरिटीज, आर्टिकल 29-30 में आ जाता है, ठीक है। एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17 में आ जाता है। अच्छा सॉरी, हाँ, तो यहाँ पे देखिए फंडामेंटल राइट देख रहा था, क्या पूछा है ना, राइट टू इक्वालिटी 14 से 18। अब आपको बता ही दिया मैंने, लिख के दे दिया, तो खुद देखिए 15, 16, 17, बाकी 29 और 30 क्यों आएगा, तो हटा दीजिए इसको। ऑल दो फंडामेंटल राइट है, सो 1, 2 एंड 4 इज द राइट आंसर, बाकी छोड़ दीजिए आप। चलिए एक बार इसको देख लेते हैं, ये तो आपको पता ही है। अब इसमें आगे का ये देखिए, मैं क्यों इसको यहाँ पे नहीं समझा रहा हूँ इतना ज्यादा, क्योंकि बहुत बार जो क्वेश्चंस करा रहा हूं मैं, आप मेरे साथ अगर बने हुए हैं, जितनी मेरी पीआईक्यू मैंने कराए हैं, आपको पूरा रट जाएगा। इसे भी मैं क्वेश्चन बताना चाहता हूं कि देखिए किस तरह से क्वेश्चन रिपीट होते हैं, लेकिन आप सिर्फ अगर इसी में लगे रहेंगे कि आप देखेंगे अच्छा ये कौन से क्वेश्चन कहाँ रिपीट हो रहे हैं, तो आपको नहीं काम चलेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा बार बार। मेरा पर्पस वही है कि जितनी बार मैं वीडियो डालूं आप उसको थोड़ा एक बार वॉच करें, देखें कि अच्छा किस टाइप के क्वेश्चंस इसमें पूछे जा रहे हैं, कितना रिपीटेशन हो रहा है, क्या हमने नोट्स बनाए हैं तो मैच कर रहे हैं क्या, बार बार उन्हीं से क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या, तो आपको एक कॉन्फिडेंस मिलता है। आप कितनी बार लक्ष्मीकांत खोल के देखेंगे, बार बार देखेंगे तो बोर हो जाएंगे आप, इस बात की गारंटी में लिख के देता हूं, बोर हो जाता है इंसान, उसको पढ़ नहीं पाता बार बार। वो क्या करता है, बार बार आप उसके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो याद होता है वो, अदरवाइज लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे तो, या आप पढ़ाइए किसी को, कुछ तो भी तरीका अपनाना पड़ता है। चलिए, द मेजर क्लीवेज इन ग्लोबल ह्यूमन राइट डिस्कोर्स हैज बीन बिटवीन रिलीजियस राइट और सिविल राइट, कभी और जमाना था उसका, सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स वर्सेस इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल। आज का ये टाइम चल रहा है, आज का क्लियर कट यही है, ठीक है। तो देखते हैं क्या रीजन इसके पीछे, इसको हम समझेंगे, बाकी ज्यादा हमें समझने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो दैट इज द ओनली थिंग, इसमें ज्यादा कुछ है भी नहीं वैसे, कि आज के टाइम पे कुछ लोग ये बोलते हैं, आज के टाइम पे ऐसा होता है कि इसके बीच में लाइक हमको सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स चाहिए, कुछ बोलते हैं कि भाई इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स मतलब कल्चरल जस्टिस चाहिए। तो हमारे यहाँ पे कैसे रखा है, इसको इन्होंने फंडामेंटल राइट में डाल रखा है, और ये वाले जो कंसेप्ट है इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल, इसको हमने डीपीएसपी में डाल रखा है। और गवर्नमेंट को ये बोल रखा है कि भाई इन फ्यूचर whenever you have the resources, what you do, you make sure that you provide these things to the citizens. Also whenever you have to make any law, जब भी आपको कोई लॉ बनाना है, रूल्स बनाने हैं, तो उसके अंदर इसको आप इनकलकेट करिए, पॉलिसीज के अंदर इसको इनकलकेट करिए, जिससे कि आप इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स को भी बना के रखेंगे, और सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स हम फंडामेंटल राइट्स के थ्रू दे रहे हैं। तो इस तरह से हमने बैलेंस करके रखा है, एंड दैट्स वाई इस टाइम का भाई यही है भाई, ये इस टाइम का सबसे बड़ा डिस्प्यूट भी है, और उसके ऊपर काम चल रहा है। चलिए, तो ज्यादा कुछ नहीं था इसके ऊपर, थोड़ी सी बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए बस। आर्टिकल 51, देखिए आर्टिकल 51 बहुत बार पूछा हुआ है, डायरेक्टली डीपीएसपी का पार्ट है, इसके अंदर अलग से 4 पार्ट है, आर्टिकल 51 के अंदर अलग से 4 पार्ट है, ठीक है। कि भाई हमें, चलिए देखते हैं पहले क्या है। प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, यस। मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशन बिटवीन द नेबरिंग नेशंस या नेशंस, बिल्कुल सही है। यूज ऑफ इवन पीस कीपिंग फोर्स फॉर रिजोल्यूशन ऑफ द इंटरनेशनल डिस्प्यूट, ऐसा नहीं बोला है, ऐसा बिल्कुल नहीं बोला है। उन्होंने नहीं बोला है कि भाई इंटरनेशनल जो सेंटर्स हैं वो आप इसको यूज करिए फॉर द आर्बिट्रेशंस के लिए, ठीक, ऐसा बोला उन्होंने, तो थर्ड वाला सही है। ये वाला ऐसा कुछ यूएन पीस कीपिंग फोर्स की बात यहाँ पे नहीं की गई है। आर्टिकल 51 के ऊपर आपको बताता हूँ सोर्स क्या है। देयर इज अ वन सोर्स विच इज इन द, इट इज, एक तो पहले आपको लक्ष्मीकांत में मिल जाएगा, साथ ही साथ आपको बेयर एक्ट में मिल जाएगा, और इसके बारे में आर्टिकल 51 के 4 पार्ट्स हैं, जिसके बारे में दे रखा है हमारे 11th या 12th की जो एनसीईआरटी की इसकी बुक है उसमें दे रखा है। चलिए, तो यहाँ पे क्या है 4, प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशन बिटवीन नेशन, जो आपको पूछा था, फॉस्टर रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ एंड ट्रीटी ऑब्लिगेशन, एंड एनकरेज सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट बाय आर्बिट्रेशन। तो हमें ये वाला पूछा था, ये वाला पूछा था, और ये वाला पूछा था, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे यूएन रिजोल्यूशन के बारे में कहीं बात नहीं की। अब देखिए आर्टिकल 51 को भी आप अलग से आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। अब इस तरह से जब क्वेश्चन आते हैं तो आपको क्वेश्चन कर करके समझेगा, और यूपीएससी जब ऐसे क्वेश्चन दे रही है इसका मतलब आगे फ्यूचर में रिपीट करेगी वो, ठीक है। और आर्टिकल 51 मतलब डीपीएसपी का पार्ट है वो, ओके। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन्ड एज अ फॉर्म ऑफ द इमरजेंसी, कितने टाइप की इमरजेंसी है भैया हमारे पास, नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल नंबर 352,
स्टेट इमरजेंसी इन द टर्म ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल, आर्टिकल नंबर 356। फाइनेंशियल इमरजेंसी, आर्टिकल नंबर 360। हेल्थ इमरजेंसी जैसी कोई चीज नहीं है, हेल्थ इमरजेंसी जैसी कोई चीज नहीं हमारे पास है, तो हेल्थ इमरजेंसी की हम बात करते हैं। लेकिन ऑन द ग्राउंड ऑफ द हेल्थ हम ऐसे बहुत सारे आपको आर्टिकल 19 में आपको मिल जाएंगे, मोरालिटी, पब्लिक ऑर्डर एंड हेल्थ। इट इज अ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन आपको मिलता है आर्टिकल नंबर 19 के अंदर, वेदर इट्स अ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और स्पीच हो गया, फ्रीडम टू असेंबली हो गया, सबके अंदर एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है। उसके अंदर हेल्थ एक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट ग्राउंड है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन का। इसलिए आपको बता दूं, मैं जब कोरोना का टाइम आया था तो आप देखेंगे फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन के ऊपर रोक लगाई थी, क्योंकि उस टाइम पे हेल्थ जो काफी डिटोरिएट हो रखी थी, हेल्थ कंडीशंस काफी खराब थी, प्रॉब्लम चल रही थी, तो फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन पे रोक लगाई गई थी। तो आर्टिकल 19 को यहां पे रोका गया था, लगाया गया था। कौन सा सेक्शन इंपोज किया गया था सीआरपीसी का? सेक्शन 144 यहां पे इंपोज किया गया था सीआरपीसी का, बहुत सारे एरियाज में, जिसके अंदर आप ग्रुप में असेंबल नहीं हो सकते। चलिए, वो बहुत रेयर केस में किया जाता है। ये तो पार्ट 18 का है, आर्टिकल 352 से लेके आर्टिकल 360, 3 टाइप ऑफ इमरजेंसी हमारे पास। अगर आपको नेशनल इमरजेंसी लगाना है तो उसके ग्राउंड आपको पता होना चाहिए, वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रेबेलियन। आर्म्ड रेबेलियन कब ऐड किया गया? 44th अमेंडमेंट के बाद ऐड किया गया है। इससे पहले इंटरनल डिस्टर्बेंस था। 44th अमेंडमेंट में बहुत सारी चीजें की गई हैं। पहले आप 2 महीने के अंदर अप्रूवल लेना पड़ता था फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द नेशनल इमरजेंसी, अब 1 महीने के अंदर अप्रूवल लेना पड़ता है फ्रॉम द बोथ द हाउस। ओके, और 6 महीने के लिए एट ए टाइम आप एक बार आपने ये कर लिया, दोनों हाउस से अप्रूवल ले लिया तो 6 महीने तक रहेगा, फिर अगले 6 महीने तो वापस से अप्रूवल लेना है, एंड सो ऑन। मतलब आप लाइफ टाइम लेते रहे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हर 6 महीने बाद आपको अप्रूवल लेना जरूरी है। ठीक है, चलिए, हेल्थ इमरजेंसी इज नॉट मेंशन, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट यहां से भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट कर रखा है। लाइक कोविड-19 के टाइम पे एग्जाम में पूछा था कि कोविड-19 के टाइम पे कौन से लॉज के अंडर हमने रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा रखे थे। तो देखिए, एंडेमिक डिजीज एक्ट 1897 एंड डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, इसके थ्रू हमने रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा रखा था लोगों के मूवमेंट पे। आपको पता ही है, मूवमेंट पे रोक लगी थी, सब कुछ बंद हो रखा था, पता है ना। तो इसलिए ये 2 एक्ट आप दिमाग में रखेंगे, एंडेमिक डिजीज एक्ट 1987 एंड डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। ठीक है, चलिए, क्योंकि वहां पे इमरजेंसी लगाने जैसी कोई मतलब हमने नहीं लगाया, बट ये 2 हमने एक्ट कर के हिसाब से फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन मूवमेंट पे रोक लगाई थी हमने। चलिए, अब यहाँ पे बात करता है, अच्छा, आर्टिकल 19(1) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज स्टैंड्स अमेंडेड इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। चलिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, हाँ भाई है, तो असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, ए भी है। टू एक्वायर एंड डिस्पोज द प्रॉपर्टी, ये देखिए पहले था लेकिन इसको हटा दिया गया, इसको हटा दिया गया। टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, बिल्कुल है ये। तो 1 to 4 है यहाँ पे, बाकी नहीं है, यहाँ पे ये वाला नहीं है, ये हटा दिया है इसको। ठीक है, देखिए ये वाला है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आर्टिकल 19 क्लॉज ए 1 क्लॉज है। फ्रीडम ऑफ असेंबली पीसफुली थ्रू आउट विदाउट आर्म्स, फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन, यूनियन प्लस कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये भी पूछा जाता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी यहाँ पे 97th अमेंडमेंट के बाद ऐड किया गया। 97th अमेंडमेंट के बाद कोऑपरेटिव सोसाइटी 2 जगह ऐड किया गया, एक तो इसमें ऐड किया गया, आर्टिकल नंबर 1 क्लॉज सी के अंदर ऐड किया गया, और 43B के अंदर ऐड किया गया। 43B आपको पता है डीपीएसपी है, और एक अलग से पार्ट ओपन किया गया, दैट वाज पार्ट 9B। 9A किससे रिलेटेड है? म्युनिसिपैलिटी से। 9 किससे एसोसिएटेड है? पंचायती राज से। चलिए, राइट टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट, बिल्कुल। और ये वाला, इसमें एफ वाला जो था वो हटा दिया, देखिए ये वाला था एफ वाला। टू राइट टू एक्वायर एंड डिस्पोज प्रॉपर्टी वाज ओरिजिनली अ फंडामेंटल राइट, बट 44th अमेंडमेंट के बाद इसको हटा के किस में डाला गया? 300A, दैट इज अ लीगल राइट। और एक और अमेंडमेंट किया गया, आर्टिकल नंबर 31 को भी हटाया गया और उसको भी डाला गया 301 के अंदर, वो भी राइट टू प्रॉपर्टी से एसोसिएटेड था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, इन पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पार्ट ए 4A किससे डील करता है? पार्ट 4A डील करता है फंडामेंटल ड्यूटी से। ये भी आप अभी देखिए, यहाँ पे ना फंडामेंटल ड्यूटी लिखा, ना कुछ भी लिखा, ना आर्टिकल 51A लिखा, सीधा लिखा पार्ट 4A। इसका मतलब आपको पार्ट्स पता होना चाहिए, आपको बहुत सारी चीजें पता होनी चाहिए, आपको बताओ तो मैं, लेकिन ये चीजें तब पता होंगी जब आप पहली बार तो पढ़ेंगे, उसके बाद आप जितना ज्यादा PIQ करेंगे सब आपको याद होता रहेगा। मैं साथ ही साथ बताता रहता हूँ, जितने भी अभी मैं इस टाइम पार्ट्स तो नहीं डिस्कस किए, लेकिन आप मेरे प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो इतनी बार बोल चुका हूँ चीजें मैं कि थोड़ा अब लगता है कि कम ही बोलो तो ठीक है, सिर्फ क्वेश्चन को स्टिक करो थोड़ा, क्योंकि 1-2 बार मुझे मैसेज आया कि सर ज्यादा ही हो जाता है कभी कभी। मैंने ठीक है, चलिए थोड़ा क्वेश्चन को स्टिक करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट मेंशन इन द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, कौन सा ड्यूटी नहीं है? देखिए, टू रेंडर नेशनल सर्विस वेन एवर कॉल्ड अपॉन टू डू सो, ये तो बिल्कुल है, मतलब जब भी आपको बुलावा आएगा आपको सर्विस देने के लिए जाना पड़ेगा, नेशनल सर्विस। टू रिनाउंस द प्रैक्टिस ऑफ डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वुमेन, ठीक है।
टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द यूनिटरी नेशनल कल्चर एंड टू डेवलप द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। देखिए इंक्वायरी एंड रिफॉर्म से ही मैंने याद किया, ये तो है। अब यहाँ पे रिनाउंस द प्रैक्टिस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ मैन, बिल्कुल ये भी है, ये देख के लग रहा होगा। एंड द वैल्यू एंड प्रिजर्व द यूनिटरी नेशनल कल्चर, ये नहीं है यहाँ पे, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। डायरेक्टली आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, एक दो बार मैं बता दूं तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं है, एक दो बार पढ़ेंगे, पीआईक्यू अटेंड करेंगे, हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पे नहीं, अच्छा 2-3 चीज़ और बता दूं आपको, अगर यहाँ पे दिया होगा तो बहुत अच्छी बात है। चलिए यहाँ पे दे रखा है, देख लेते हैं। कुछ कीवर्ड्स दिमाग में रखिए, किस चीज़ को आपको रिस्पेक्ट करना है, कॉन्स्टिट्यूशन को रिस्पेक्ट करना है, नेशनल फ्लैग को और नेशनल एंथम को आपको रिस्पेक्ट करना है। एक कहीं लिख लीजिए, जैसे कीवर्ड दिमाग में रखिए कि कौन कौन सी चीज़ें फंडामेंटल ड्यूटी में आती हैं, जिसमें आपको बोला जाए तो आपको क्या क्या प्रोटेक्ट करना है भाई, सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। एक बार और आपको बोलना चाहूंगा, ये सेम टर्म आपको यूनिटी, इंटीग्रिटी, सोवरेनिटी, ये तीनों वर्ड आपको देखने को मिलेगा प्रीएम्बल में भी। एग्जाम में पूछा हुआ है कि प्रीएम्बल में और फंडामेंटल ड्यूटी में कौन सी चीज कॉमन है, तो सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ये कॉमन है, आपको बता दूं मैं। चलिए तो ये प्रीएम्बल के साथ जाता है, ये याद ही रहता है। वैसे ये वाला भी याद रहता है भाई, जब ये बुलावा आएगा, जैसे फौज के लिए जो एस्पायर करते हैं उनका तो ऐसा रहता है कि भाई क्यों नहीं गवर्नमेंट ऐसा कर देती है कि सब लोगों को 2-3 साल के लिए गवर्नमेंट इसमें डिफेंस में जॉब करना चाहिए। तो आपको जब ये बुलावा आएगा भाई आपको जाना पड़ेगा, ये तो याद रखिए। उसके बाद आपको हार्मनी प्रमोट करना है, वैसी चीजों को आपको डिनाउंस करना है, रिनाउंस करना है जो कि डेरोगेटरी है। डेरोगेटरी मतलब खराब है फॉर द ह्यूमन की डिग्निटी के लिए। आजकल तो वुमेन की डिग्निटी खुद अपनी ले रही है इंस्टाग्राम पे, अब क्या बोलूं मैं। चलिए ज्यादा नहीं बोलना है। डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, खुद अपने आप को डेवलप करना है। इंडिया के रिच प्रिजर्व कल्चर को प्रमोट। तो देखिए मुझे कैसे याद है, यहाँ पे लिखा कंपोजिट कल्चर को प्रमोट करने की बात की है, या प्रोटेक्ट करने की बात की है, प्रिजर्व करने की बात की है। और क्वेश्चन में क्या दिया था, यूनिटरी नेशनल कल्चर, तो गलत हो गया ना। तो वैसे भी ये की टर्म है, कंपोजिट कल्चर को प्रिजर्व करना है हमें, तो ऐसे ही आपको निकालने पड़ेंगे थोड़े से की टर्म, इसके याद हो जाएगा। वो एग्जाम में डायरेक्टली पूछा था, बहुत बार पूछा जा चुका, वो नई बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म रिप्रेजेंट द मैक्सिम नो मैन स्लैश पर्सन शैल बी कंडेम्ड अनहर्ड। इसके लिए भाई ऑडी अल्ट्रम पैटर्म, देखिए अब ऐसे चीजें आपको लॉ की किताबों में मिलेंगी, या फिर आपको एनसीईआरटी की जो बुक्स है उसमें कुछ में मिल जाएगा, आपको डायरेक्टली ये नहीं मिलता है इसमें। इसका मतलब होता है नो पर्सन शुड बी अनहर्ड। ये आपको थोड़ा सा अदर स्टेट के पीआईक्यू, जैसे हरियाणा के स्टेट का पीआईक्यू है उससे रिपीट करता है थोड़ा सा। ऐसा नहीं कि नहीं पूछा है, उत्तराखंड के पीसेस में भी पूछा हुआ है, सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन आपको कराऊंगा मैं, आ जाएगा वो भी। तो ऑडी अल्ट्रम पैटर्न अब याद रखिए, जिसका मतलब होता है भाई नो पर्सन शुड बी अनहर्ड, मतलब किसी भी पर्सन को आप भाई मतलब हर सबको सुनना है भाई। ऐसा है कि इसमें एक और चीज है, हियर द अदर साइड, हियर द अदर साइड, मतलब ऐसा होता है ना कि भाई बिना दूसरे साइड का सुने हुए डिसीजन नहीं लिया जाएगा इन लॉ के टर्म में। ये लैटिन फ्रेजेस है वैसे। ओके चलिए, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, दैट मीन्स दैट लेट द अदर साइड बी हर्ड एज वेल, नो पर्सन शैल बी कंडेम्ड अनहर्ड। ओके चलिए इसको पढ़ लीजिएगा, नेचुरल जस्टिस। अच्छा एक और बात बताऊं, एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि जो एनजीटी है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, वो कौन से पे काम करता है, दैट वर्क ऑन द नेचुरल जस्टिस, ठीक है। ओके लोक अदालत भी नेचुरल जस्टिस पे काम करता है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द बिल फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज नॉट करेक्ट। अब अमेंडमेंट के ऊपर आपको अभी तक लर्न हो गया होंगी सारी चीजें। इट इज गवर्न बाय द आर्टिकल 368 क्लॉज 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही बात है, पार्ट 20 में आता है ये, ठीक है। चलिए ज्वाइंट सेटिंग, ज्वाइंट सेटिंग नहीं होगा भैया, ज्वाइंट सेटिंग नहीं होगा, सिंपल सी बात है। ज्वाइंट सेटिंग कैन बी रिसॉर्टेड। देखिए कल भी सिम कार्ड का क्वेश्चन था, बिल्कुल डिट्टो कॉपी पेस्ट था, सीएपी में पूछा हुआ था, आज सीडीएस में दिया हुआ है, तो आपको लग रहा होगा कि रिपीट नहीं होते, रिपीट होते हैं। अब यहाँ पे देखिए ज्वाइंट सेटिंग का कोई प्रोविजन नहीं है, ज्वाइंट सेटिंग आर्टिकल 108 में आता है, और ज्वाइंट सेटिंग का प्रोविजन सिर्फ और सिर्फ जो सिंपल मेजोरिटी से बिल पास होता है उसके लिए आता है, मनी बिल के लिए भी नहीं आता, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के लिए तो दूर दूर तक नहीं आता है, ना ही फाइनेंस बिल के लिए आता है। यहाँ पे सिर्फ आता है जो सिंपल मेजोरिटी से बिल पास होते हैं, ऑर्डिनरी बिल उसके लिए आता है, बाकी किसी के लिए नहीं आता है। और अभी तक सबने सिर्फ 3 बार ज्वाइंट सेटिंग बुलाई है। आप बताइए मुझे कि कौन से कमेंट करके बता सकते हैं कि कौन से 3 बार हमने बुलाई है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ नॉट रिक्वायर्ड, अब देखिए प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट नहीं चाहिए यहाँ पे, उल्टा ऐसा है यहाँ पे कि अगर दोनों हाउसेस ने अगर बिल को भेजा है पास करके विद स्पेशल मेजोरिटी, और जो भी स्पेशल मेजोरिटी प्लस हाफ ऑफ द स्टेट का रेटिफिकेशन, दो ही कंडीशन के हिसाब से, दो ही कंडीशन उसमें दे रखे जिस हिसाब से आप कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं अंडर आर्टिकल 368। अदरवाइज आप कॉन्स्टिट्यूशन को 3 तरीके से अमेंड कर सकते हैं। तो देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जब भी जाएगा टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट को साइन करना पड़ेगा। और एक कौन से अमेंडमेंट के बाद बोला गया है,
24th अमेंडमेंट के बाद, ये बात भी पता होनी चाहिए। क्या स्टेट लेजिस्लेचर अमेंड कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशन? नहीं कर सकता, इसलिए थर्ड वाला गलत, थर्ड वाला सही हो जाता है, बिकॉज स्टेट लेजिस्लेचर कैन नॉट इनिशिएट। क्यों करेगा? और देखिए जो अमेंडमेंट बिल है वो राज्यसभा भी इनिशिएट कर सकती है, लोकसभा भी इनिशिएट करती है, यहां तक कि प्राइवेट मेंबर भी इनिशिएट कर सकता है उसके लिए। तो सारी कंडीशन दे रखी है यहाँ पे, कोई भी इनिशिएट कर सकता है, मतलब जो अंदर का मेंबर है, जो मेंबर है। अब बताइए प्राइवेट मेंबर और मिनिस्टर में अंतर ये होता है कि मिनिस्टर होता है जिसको पोर्टफोलियो मिला हुआ है, जैसे राजनाथ सिंह को मिनिस्टर ऑफ डिफेंस है, सो ऑन, निर्मला सीतारमण को मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस है, वैसे ही अब बहुत सारे ऐसे भी तो एमपी हैं जिनको कोई मिनिस्ट्री नहीं है, तो उनको एज एमपी बोलते हैं, अदरवाइज उनको एक अदर टर्म में प्राइवेट मेंबर बोलते हैं। ठीक है, जब बिल के टर्म में हम बात करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब इसको पढ़ लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? Under Article 21A of the Constitution of India, the state shall provide free and compulsory education to all children up to the age of 11 year. 11 नहीं था, 14 साल, ये तो 14 था, आपने अभी पढ़ा। Every religious denomination has got absolute power. इस पे सोचिए जरा, कल समझाया था मैंने। Under Article 26 of the Constitution of India to manage its own affair in matter of religion. देखिए किसी को भी एब्सोल्यूट पावर नहीं है, हमारे फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट है ही नहीं, हमारे फंडामेंटल राइट के ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है, दिमाग में रखिए। नो फंडामेंटल राइट इज एब्सोल्यूट, नो लॉ इज एब्सोल्यूट, हर जगह कोई ना कोई आपको रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन मिलेगा, तो ये वाला ही गलत है। आर्टिकल 30 में ओनली रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी का मेंशन है, बिल्कुल माइनॉरिटी डिफाइंड नहीं है, माइनॉरिटी वर्ड डिफाइंड नहीं है, सिर्फ दो टाइप का हमारे पास माइनॉरिटी है, रिलीजियस लैंग्वेज के बेस पे और इसके रिलीजन के बेस पे, वो भी मेंशन है आर्टिकल 30 में। तो आर्टिकल 30 स्पेशली बात करता है राइट टू माइनॉरिटी से। पार्लियामेंट कैन नॉट एम्पावर इवन बाय लॉ एनी कोर्ट अदर देन, अच्छा क्या मतलब, क्या गलत बोला था क्या? वन ऑफ द करेक्ट, ठीक है, तो यहां पे ये, अच्छा ये गलत है, हाँ तो ये वाला सही है, ये वाला सही है। ओके, पार्लियामेंट कैनॉट एम्पावर इवन बाय लॉ एनी अदर देन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया द पावर टू इश्यू रिट। अरे भाई क्यों नहीं दे सकता रिट? आर्टिकल 226 के अंदर हाईकोर्ट को पावर है ना, ठीक है, तो बिल्कुल दे सकता है। तो ये वाला भी गलत हो गया, पार्लियामेंट को पावर है, पार्लियामेंट हैज द पावर, वो बोल सकता है भाई इश्यू करने के लिए रिट। हाईकोर्ट को है वैसे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को पावर नहीं है। तो देखिए सी यहाँ पे पूरी तरह सही है, बाकी तो ये वाला भी, ए भी गलत है, बी भी गलत है और डी भी गलत है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 14 साल है, ऑलरेडी आपको 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद ऐड करके मिला था और बता चुका हूं, डिस्कस कर चुके हम लोग। देखिए कौन कौन सी चीजों पे यहाँ पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, मोरालिटी, पब्लिक हेल्थ और दिस पब्लिक हेल्थ एंड पब्लिक ऑर्डर। ओके, और भी चीजें हैं लेकिन अभी इतना याद रखिए, आगे हम डिस्कस करेंगे बहुत सारी चीजें। ओके, अभी बताइए, ये ऊपर ही पढ़ा हमने आर्टिकल 21A कब ऐड किया भैया? 86 अमेंडमेंट के बाद पढ़ा है ना ऊपर, इसमें कुछ सोचने वाली बात है? देखिए इतने सिंपल क्वेश्चन आते हैं, तो यही है, सीडीएस का पेपर बहुत सिंपल है, आपको सच बताऊं मैं, सीडीएस का पेपर एक बार आपने थॉरली पढ़ लिया ना, मजाक नहीं करो, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पता नहीं बच्चे सीडीएस के पेपर से क्यों डरते हैं, मतलब मुझे सच में ये समझ में नहीं आता। हाँ पहली बार डर लगता है मानता हूं मैं, लेकिन एक बार आपका क्लियर होना चालू हुआ, मैं बोलता हूँ आगे हर बार क्लियर होगा, सिर्फ थोड़ा सा आपको मेहनत करना है, पहली बार कुछ चीजों को फिगर आउट करना है कि कितना पढ़ना है और उतना ही पढ़ना है। मैं आपको बताता हूँ, इन 2016-17 वंस आई स्टार्टेड डूइंग विदाउट डूइंग द करंट अफेयर, आई हैव क्लियर्ड 6 टाइम्स सीडीएस विदाउट डूइंग करंट अफेयर। आज के टाइम पे तो बच्चे पागल हो रखे करंट अफेयर के लिए, विदाउट डूइंग करंट अफेयर। ठीक है, अब बोलोगे मेरिट बढ़ती है, उस टाइम पे जो थी अभी भी वही है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है और कुछ नहीं है। चलिए, और इस टाइम पे इसके सोर्स भी अवेलेबल है, आप बता दो आपको, उस टाइम बहुत सोर्स कम थे। चलिए, ये आपको समझाने की जरूरत नहीं है। आइए हाँ ये बता देता हूँ कि 3 जगह पे ऐड हुआ था, 21A में ऐड हुआ था, उसके बाद डीपीएसपी में ऐड हुआ है। पेरेंट्स को और गार्जियन को बोला कि भाई बच्चों को स्कूल भेजो, बच्चों को जो 6 से 14 साल के लिए हैं। और यहाँ पे आर्टिकल 45 को मॉडिफाई किया गया, यहाँ पे ऐड किया गया, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन बिलो 6 ईयर ऐड किया गया। यहाँ पे 3 जगह पे अमेंडमेंट है एज पर द 86 अमेंडमेंट एक्ट, और सारा का सारा एजुकेशन से रिलेटेड है। एक है यहाँ पे फंडामेंटल राइट में, दूसरा है डीपीएसपी में, तीसरा है ड्यूटी में। तीनों जगह पर अगर स्टेटमेंट ऐसे भी आता है कि 86 अमेंडमेंट एक्ट हैज मेड अमेंडमेंट एट 3 प्लेसेस, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी एंड ड्यूटी, तीनों स्टेटमेंट्स, ये स्टेटमेंट पूरा सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया इज गारंटीड। पहला क्वेश्चन याद करिए, आर्टिकल नंबर 14। पहला क्वेश्चन आपको कौन से ईयर में था? सीएपीएफ का क्वेश्चन था ना, बताइए, क्वेश्चन में दिया था उन्होंने, ये पता नहीं कौन सा आर्टिकल था, चलिए छोड़िए, 15 था कि 16 था, 16 लिख देता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आर्टिकल 14 में ये देखिए, आपको बताया ना ब्रिटिश कंसेप्ट कौन सा, रूल ऑफ लॉ, जो अपना इक्वालिटी बिफोर लॉ इज अ ब्रिटिश कंसेप्ट, वेयर इज अ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ इज अ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन या अमेरिकन कंसेप्ट।
बाकी 15 आपको पता ही है, 5 ग्राउंड है, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, एंड 15 सिर्फ इंडियंस के लिए है, 16 भी इंडियंस के लिए है, ठीक है। अच्छा वो नहीं था वहां पे, चलिए कुछ और लिख रहा था, आगे बढ़ते हैं। Which of the following was eliminated by the 44th amendment? बताइए, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ये तो अपना 23 और 24 में है, ये कैसे हटेगा। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये अपने 32 में है। राइट टू प्रॉपर्टी, यस, इसको हमने 31 में रखा था जो कि अबॉलिश कर दिया हमने, 44th के बाद इसको प्लेस कर दिया हमने 300A में, ठीक है, तो ये वाला हटा है। देखिए रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा। राइट टू एजुकेशन 21A में है, तो कैसे भाई, राइट टू एजुकेशन है ना अपना बच्चों के लिए 6 से 14 साल के लिए, तो ये वाला भी है। तो देखिए अभी ज्यादा सोच पढ़ाने की जरूरत है क्या इसको, नहीं, ये तो रिपीट हो गया ना। आगे बढ़ते हैं। Which among the following fundamental right is available to the non citizen? नॉन सिटीजन मतलब भाई सबके लिए, भाई सैनिक का मतलब है, नॉन सिटीजन मतलब फॉरेनर्स के लिए भी अवेलेबल है। फ्रीडम ऑफ स्पीच ये 19 में है, ये उनके लिए अवेलेबल नहीं है, ये उनके लिए अवेलेबल नहीं है, क्योंकि 19 वाला आर्टिकल देखिए 15, 16, 19, 29 और 30 ये सिर्फ इंडियंस के लिए, सिर्फ और सिर्फ इंडियंस के लिए। तो देखिए 19 वाला हमारे लिए, मतलब हटा दीजिए। फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस आर्टिकल 25 में है, ये तो उनको भी होगा। फ्रीडम प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन, मतलब आप खुद के अगेंस्ट जो आप एविडेंस नहीं दे सकते, ये अपना आर्टिकल 20 क्लॉज 3 में है, उसमें डबल एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ है, ओके, तो ये भी आता है इसके अंदर। 20 भी मैंने पढ़ा रखा आपको। चलिए, नॉन डिस्क्रिमिनेशन इन द मैटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये 16 में आता है, 16 में आता है इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर द एम्प्लॉयमेंट, मतलब वहां पे वो फॉरेनर्स को हमने नहीं दे रखा भाई, हम फॉरेनर्स को क्यों दे पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, सिंपल सी बात है ना, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट हम खुद को बंदे को देंगे। तो यहाँ पे 2 and 3 इज द राइट आंसर। सो यहाँ पे जाएगा 2 and 3, कहाँ है 2 and 3, ये आपको सिर्फ आर्टिकल्स पता है, आप कर लेंगे, बाकी कुछ दिमाग नहीं लगाना आपको, ये बहुत बार बोल चुका हूँ यार, मतलब 100 बार बोल चुका हूँ मैं ये सारी चीजें। प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन आर्टिकल 20 क्लॉज 3 अवेलेबल टू बोथ सिटीजन एंड नॉन सिटीजन। चलिए ये देखिए, अच्छा ये है अगेन, द स्टेट शैल टेक स्टेप टू सेपरेट जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इन द पब्लिक सर्विस ऑफ द स्टेट। ये है ये पार्ट 4 का है, पार्ट 4 में आता है, आर्टिकल 50 में आता है, ये बता दूं आपको मैं, और ये डीपीएसपी है। कैसे मुझे याद है, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, इतना ही कीवर्ड मैंने याद रखा है, इतना ही याद रखना है आपको भी, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। आप मुझे बताइए आपको आज कितने डीपीएसपी पढ़े हमने, बताता हूं मैं आपको। क्या हमने विलेज पंचायत के बारे में पढ़ा, आर्टिकल 40 के बारे में? क्या हमने 43B के बारे में पढ़ा, कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में? क्या हमने आर्टिकल 47 पढ़ा, इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड हार्मफुल ड्रग्स को अवॉइड करना है, प्रोहिबिट करने की बात की गई है? क्या हमने आर्टिकल 46 पढ़ा, सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस, सोशल जस्टिस की बात इन द एजुकेशन और द सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास के जो लोग हैं उनको उनके बारे में बात किया हमने, बिल्कुल बात किया हमने। हमने आर्टिकल 51 पढ़ा जिसके अंदर सेपरेट 4 है, ओके, जिसके अंदर आपको इंटरनेशनल रिलेशन इंप्रूव करने हैं, कोई डिस्प्यूट है तो आर्बिट्रेशन के थ्रू करना है, उसमें इवन रिजोल्यूशन की कोई बात नहीं की गई है, तो हमने आर्टिकल 51 भी देख लिया। अब बताइए क्या बचा? तो ऐसे ही पढ़ते रहना है, ऐसे ही रिवाइज करते रहना है, तब याद होगा। आर्टिकल पार्ट 5 किससे डील करता है? यूनियन एग्जीक्यूटिव से। पार्ट 6 किससे डील करता है? स्टेट एग्जीक्यूटिव से, ठीक है। चलिए, तो पार्ट 4 में आएगा डीपीएसपी पार्ट, द स्टेट शैल टेक स्टेप टू सेपरेट जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। आप बोलते हो कहां से क्वेश्चन आता है, अरे क्वेश्चन ही रिपीट करते हो लोग बार बार, कभी देंगे आर्टिकल 50 बताओ, ऑप्शन में दे देंगे, यही करते हैं वो लोग। कल हमने कितनी बार पढ़ा था, 43B पढ़ा था हमने, 48A पढ़ा था हमने, 39A पढ़ा था हमने, फ्री लीगल एड, कितनी बार ये सब चीजें रट जाएंगी यार आप मेरे साथ अगर बने रहे तो। मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहूंगा, इसमें तो बिल्कुल मार्क्स आपके नहीं कटेंगे, इस बात की गारंटी में ले सकता हूं अगर आप मेरे साथ सीरियसली पढ़ रहे हैं तो। बस इतना ही बोलना चाहूंगा, आगे बढ़ते हैं। Which of the following is the correct meaning of the term state? आर्टिकल 12 में डिफाइन है। अब एग्जाम में अगली बार ये क्वेश्चन आए, आर्टिकल 12 में किसके बारे में डेफिनेशन दिए? स्टेट की डेफिनेशन दिए भाई। आर्टिकल 13 लॉ की डेफिनेशन देता है, आर्टिकल 12 स्टेट की डेफिनेशन देता है, बस ये भी दिमाग में रखिए। इट रेफर ओनली टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नहीं, इट ओनली टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द पार्लियामेंट, नहीं भाई, ये भी नहीं, ओनली पे ध्यान दो जरा। इट रेफर ओनली टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट एंड द लेजिस्लेचर ऑफ ईच स्टेट, ये भी। चलिए आगे देखिए, आगे रुकिए। It refer to the government of India, Parliament of India, government, legislature of each state, all local and other authority within the territory of India। ये ज्यादा बड़ा है और यही सही है। इन्होंने देखिए धीरे धीरे बढ़ा रखा है, पहले गवर्नमेंट दिया फिर पार्लियामेंट ऐड किया एक तरह से। तो ये डी वाला इज द राइट आंसर। ये यहाँ पे स्टेट की डेफिनेशन बताता है, ठीक है। स्टेट वो है यहाँ पे जो लॉ बना रहा है या फिर जो एक्ट पास कर रहा है, जो ऑर्डर्स दे रहा है, नोटिस दे रहा है, सब कुछ इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। देखिए क्या दिया यहाँ पे, स्टेट के अंदर क्या क्या इंक्लूड हो,
द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, मतलब सेंट्रल लेजिस्लेचर, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर दोनों है। सेम स्टेट गवर्नमेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, ये भी है। म्युनिसिपैलिटी, पंचायत, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, सब कुछ आ जाता है यहाँ पे। अदर अथॉरिटीज कौन सी होगी? पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, स्टेचुरी बॉडीज, अदर गवर्नमेंट, सब कुछ आएगा। और अगर 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 किसी भी तरीके से कोई स्टेट ऑर्डर आपका फंडामेंटल राइट वायलेट करता है तो कौन सा आर्टिकल इन्वोक कर सकते हैं आप? अब आर्टिकल नंबर 32 को इन्वोक कर सकते हैं, ठीक है। और स्टेट की डेफिनेशन किस में है? आर्टिकल 12 में है। यहां पे आगे लिखा भी है कि स्टेट अगर किसी भी तरीके से कोई लॉ बनाता है जो फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है तो आर्टिकल 32 विल बी इन्वोक्ड, कैन बी इन्वोक्ड। जुडिशियल रिव्यू का कंसेप्ट है यहां पे, ठीक है, आर्टिकल 12 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which of the following is not correct statement with reference to the Constitution of India? चलिए, the Constitution 85th Amendment Act has inserted the right to education। अभी बताइए 85th है क्या? 86 था ना? रिपीट हुआ कि नहीं हुआ? ये भी रिपीट हुआ। आर्टिकल 22 टॉक्स, अच्छा तो क्या बोला? नॉट करेक्ट। तो पहला तो ये सही है, जो हम एज पर द क्वेश्चन जा रहे हैं वो सही है। आर्टिकल 22 टॉक्स अबाउट द प्रिवेंटिव डिटेंशन। हाँ भाई, प्रिवेंटिव डिटेंशन की बात करता है। प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए क्लॉजेस दे रखे हैं वहां पे। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज इज अ पार्ट ऑफ 3, आर्टिकल नंबर 32 के अंदर पार्ट 3 में आता है। पार्ट 3 यहाँ पे फंडामेंटल राइट। रिट जुरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट इज वाइडर देन द सुप्रीम कोर्ट। यस, ये भी करेक्ट है, बिकॉज रिट जुरिसडिक्शन जो हाई कोर्ट का है आर्टिकल 226 के अंदर, उसके अंदर आप लीगल राइट्स को भी एनफोर्स कराने के लिए हाई कोर्ट को दरवाजा को ठकठका सकते हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के लिए आप नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट में आप सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के लिए जा सकते हो अंडर आर्टिकल नंबर 32, नॉट फॉर द अदर लीगल राइट्स, ठीक है। चलिए अब इसको आराम से पढ़िए, ये पूरा है। और इसको पीडीएफ में अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर करता हूँ, आप इसको जाके अवेल कर सकते हैं पूरा का पूरा। पहले तो मैं थोड़ा सा जो मार्किंग करता था वही शेयर करता था, लेकिन अब मैं जो फ्रेश रहता वो शेयर कर देता हूँ। आप उसको रेफर कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बट आई रिक्वेस्ट कि इसको आप खुद से थोड़ा नोट्स बनाइए। अच्छा हाँ, ये बताइए, प्रिवेंटिव डिटेंशन मैक्सिमम 3 महीने के लिए होता है, उसके बाद कमेटी बैठाई जाती है, एडवाइजरी बोर्ड बैठता है, फिर वो बताता है कि डिटेंशन कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है। वैसे बता दो, प्रिवेंटिव डिटेंशन हमारे आर्टिकल 21 को कहीं ना कहीं अब्रिज करता है, कहीं ना कहीं उसको ऊपर एक वॉयलेशन है आर्टिकल 22, तो इसलिए आर्टिकल 20, 21 और 22 को साथ में पढ़ना चाहिए, तभी समझ में आता है। अदरवाइज सिर्फ अलग अलग पढ़ेंगे ना तो दिमाग के ऊपर से जाता है। ये बात भी बता दूं आपको मैं, क्योंकि प्रिवेंटिव आर्टिकल 21 बोलता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, लेकिन आर्टिकल 22 क्या बोलता है? प्रिवेंटिव डिटेंशन। बताओ, आपको उठा के जेल में डाल दिया बिना मतलब का, मतलब आपके पुराने किसी कांड की वजह से आपको अभी जेल में डाल रहे हैं, इसलिए कि भाई क्या पता फ्यूचर में भी तुम कर लो। अरे भाई मैं नहीं करूंगा, मैं भरोसा दिलाता हूं, लेकिन नहीं, पुलिस बोलती नहीं करोगे तुम, ठीक है। तो यह यहाँ पे, तो इट इज अ काइंड ऑफ हमारे लिए एक, वैसे बहुत सारी कंट्रीज ने प्रिवेंटिव डिटेंशन हटा दिया, लेकिन इंडिया ने अभी तक बना रखा है उसको। तो दिस इज द थिंग। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों को शेयर करो यार, ज़्यादा से ज़्यादा फैलाओ। एग्जाम तक बहुत सारे बच्चों को एटलीस्ट 10,000 तक तो फैलाओ, ठीक है, यही आपको बोलूँगा मैं। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।